नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीतिक जंग में दिग्गज नेता हमेशा ऐसे प्रतीकों की तलाश में रहते हैं जिसके जरिए वक्त बेवक्त चुभने वाला दांव चला जा सके। चुनावी मौसम में ईवीएम का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। कल यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। काउंटिंग की तमाम तैयारियां पूरी हैं तो सियासी दल भावी सियासत का खाका अभी से तैयार कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर अचानक हमला तेज कर दिया है। सपा की तरफ से आज फिर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए। ऐसा खुद अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने पहले ही अपने समर्थकों को ईवीएम की पहरेदारी में लगा रखा है। सपा की इस नई मोर्चाबंदी को भाजपा बचकानी हरकत बता रही है। भाजपा का दावा है कि जीत की कोई संभावना नहीं देखने की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता अटपटे बयान दे रहे हैं। आज मैं आपको ईवीएम पर छिड़े इस चुभने वाले संग्राम की हर बात बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि आखिर इस विवाद का जर्मनी से कैसा कनेक्शन है। इसके साथ ही मैनपुरी, खतौली और रामपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे दिलचस्प बयान रामपुर से सामने आया है, जहां सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी हार हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आखिर उन्हें कौन सी बात इतनी चुभी जो वो नतीजे से पहले ही ऐसी बातें कह रहे हैं, ये सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जिस रास्ते पर रेस लगाने से सियासी फायदे की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां नेताओं का जमघट दिखता है। चुनावी नतीजों से पहले जीत की दावेदारी को लेकर ऐसा ही होता है। इसलिए नेता ऐसा दांव चलते हैं जिससे जीते तो जोश के साथ जश्न मना सकें और हारे तो साख और सम्मान बचाने का रास्ता तलाश सकें। मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली तक कांटे का मुकाबला है। हर दल के जीत के दावे हैं, लेकिन सच यह है कि 100% भरोसा करना किसी के बस की बात नहीं। हर खेमे में नतीजे के आखिरी पल तक हलचल तेज रहने वाली है। सपा और भाजपा के खेमे के नेता आज पूरी रात नतीजे के अनुमान के गुणा गणित में बिताएंगे। इस बीच ईवीएम पर जुबानी संग्राम जारी है। क्या यहीं बाहर से उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के कई विधायक जीत गए तो ईवीएम सही, और जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत। 2012 में जब फुल फ्लेज जीत करके आए तब ईवीएम ठीक थी। 2017 में हार गए तो ईवीएम खराब थी। चुनाव आयोग पर सपा का जुबानी हल्ला बोल। हमने सारी शिकायत की है और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में यहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए। सपा के खिलाफ भाजपा की विजय गर्जना। और जब परीक्षा दी तो परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाला है और तीनों सीटें बीजेपी, खतौली, रामपुर और मैनपुरी की लोकसभा सीट बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। राजभर का अखिलेश पर घोटाला प्रहार। तो रोज तो ये लोग भय के साये में दिख रहे थे। अपनी पराजय की आने वाले दिनों में पराजय हो तो हम ये कह सकें कि जैसे अखिलेश जी आरोप लगाते थे कि ईवीएम की घोटाला हो गया। ठीक है, ईवीएम घोटाला हो गया तो 125 सीटों पे ईवीएम घोटाला क्यों नहीं हुआ? काउंटिंग से पहले ईवीएम संग्राम। जनता के फैसले पर किसका नाम? बात तो चुभेगी।
जब से देश में ईवीएम से वोटिंग की शुरुआत हुई है तभी से इस पर चुभते हुए सवाल उठाए जाते रहे हैं। एक बार चुनाव आयोग ने सियासी दलों को न्योता दिया था और उनसे कहा था कि वो आकर ईवीएम में छेड़छाड़ के अपने दावे को साबित करें, लेकिन तब कोई भी सियासी दल अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया। बावजूद इसके राजनीति अपनी जगह चलती रही। कभी ईवीएम से वोटिंग पर शक जताया गया तो कभी वोटिंग के बाद इसमें गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन चुभने वाला सवाल यह है कि क्या नतीजे अपने पक्ष में आने के बाद भी ऐसे सवाल कायम रहेंगे या भुला दिए जाएंगे। मुकाबला मैनपुरी का, जिक्र जर्मनी का और सियासत उस वोट मशीन पर जो आम जनता के लिए देश की किस्मत संवारने का सबसे बड़ा जरिया है। समाजवादी पार्टी के ट्वीट ने इसी वजह से राजनीति का माहौल गर्मा दिया। पहले आपको सपा के पूरे ट्वीट के हर शब्द के बारे में बताते हैं, फिर इस पर छिड़े राजनीतिक संग्राम के पन्ने पलटेंगे। सपा ने लिखा, जर्मनी समेत तमाम देशों में ईवीएम अविश्वसनीय और ईवीएम के माध्यम से बेईमानी की संभावना होने के कारण प्रतिबंधित है। जर्मनी की विदेश मंत्री को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ईवीएम की कार्यप्रणाली समझा रहे हैं। जो देश खुद ईवीएम पर भरोसा नहीं करता, उसे ईवीएम कार्यप्रणाली समझाना खुद में हास्यास्पद है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को स्वतः संज्ञान में लें और संज्ञान में लेकर के इस चीज़ की जांच कराएं, कार्रवाई कराएं। इसलिए कि अब सवाल किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी या विचारधारा का नहीं है, सवाल लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने का है। मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली तक सपा गठबंधन के नेता लगातार स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष खुले तौर पर दोहरा रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवीएम पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जब जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव को असंवैधानिक मानते हुए 2009 में ही इसे समाप्त कर दिया, तो उनकी विदेश मंत्री को ईवीएम दिखाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। भाजपा ने इस ट्वीट पर चुभने वाला जवाब दिया। अखिलेश यादव पर पलटवार में कई बयान सामने आए, हर बयान में तल्खी थी। किसी ने इसे बचकाना कहा तो किसी ने कहा कि हार से डरे हुए लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत। अगर उनको जीतने पर ही ईवीएम सही लगती है और हारने पर गलत लगती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनके इस बयान को लोग कहेंगे कि शायद ये जिम्मेदार एक व्यक्ति को जैसा बयान देना चाहिए वैसा बयान नहीं दे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देती है। जब वो हारने लगते हैं तो ईवीएम पर दोष मढ़ने लगते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अखिलेश जी को ये समझ आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पार्टी के वर्कर्स और आम जनता को ये अखिलेश जी के इस बयान पर निश्चित तरीके से ये ध्यान देना चाहिए कि वो इस तरह की बातें बोल करके अपनी किस बात का परिचय देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। जब वो जीतेंगे ईवीएम ठीक, जब हारे तो ईवीएम खराब। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से हो रहे चुनाव में सरकार लगातार धांधली करवा रही है। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए, अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। ईवीएम पर छिड़े ताजा संग्राम में अब सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उतर आए हैं। राजभर भी वही कह रहे हैं जो भाजपा दोहरा रही है। जैसे अखिलेश जी आरोप लगाते थे कि ईवीएम की घोटाला हो गया, ठीक है, ईवीएम घोटाला हो गया तो 125 सीटों पे ईवीएम घोटाला क्यों नहीं हुआ है कि नहीं है? तो वो कह सकें कि हम तो पहले से कह रहे थे कि
धांधली हो रही है, वोट लूटा जा रहा है, इस नाते हमारी पराजय। फिर जब आप पूछें कि आप कैसे हार गए, तो कहेंगे कि भाई यहाँ तो एसपी डीएम वोट डाल रहे थे, दरोगा वोट डाल रहे थे, यही बात कहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईवीएम में बंद वोट जब बाहर आएंगे तो सियासत में ये मुद्दा कितना गर्म रहेगा। बात बढ़ेगी या फिर ईवीएम पर राजनीति का मौसम खत्म हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी में इस वक्त सियासी गहमागहमी की जमीनी स्थिति क्या है, आखिर वहां क्या चल रहा है, ये सभी जानना चाहते हैं। ये जानना इतना खास है कि अखिलेश यादव भी लखनऊ से वापस मैनपुरी लौट चुके हैं ताकि वो पूरी मतगणना के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख सकें, खुद पल पल का अपडेट सीधे ग्राउंड जीरो से ले सकें। कल का दिन सियासी तौर पर बेहद गर्माहट भरा रहने वाला है। इटावा के इसी चंद्रशेखर आजाद राजकीय दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में होगी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना। यहीं से होने वाला है मैनपुरी उपचुनाव के लिए जसवंत नगर के नतीजे का ऐलान। कुल 15 टेबल पर यहां 35 राउंड में काउंटिंग का काम पूरा होगा। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 8 बजे से मतगणना शुरू होती है और हमारे 35 राउंड हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि बाधा रहित मतगणना शीघ्रता से संपन्न हो, निष्पक्ष तरीके से, जिसमें सभी पार्टियों को का संतोषजनक कार्य हमारा हो, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 बजे तक मतगणना समाप्त हो जानी चाहिए। काउंटिंग सेंटर पर गहमा-गहमी तेज है। सपा की तरफ से जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने यहां अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। दावा है कि डिम्पल यादव भारी बहुमत से जीतेंगी। कल मतगणना होनी है, तो जैसे कि आप देखते आए हैं पूर्व में भी कि ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं। तो ईवीएम यहाँ रखी हुई है, तो बस वही देखने आए थे क्या व्यवस्था है, क्या यहीं बाहर से, और व्यवस्थाएं तो ठीक है। अभी कल सुबह मतगणना होगी। अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, अभी तक तो चीज़ें ठीक हैं सब, और लग रहा है कि ठीक ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता ने इतना आशीर्वाद देने का काम किया है, इतना उत्साह के साथ निर्णय लेने का काम किया जनता ने, क्योंकि सेपई परिवार ने जितना हो सकता पैसा बांटने का काम किया। कई जगह आप देखा बूथ कैप्चरिंग की हद कर दी है। एक झिंगूपुरा गांव है, 332 पोलिंग है, उसमें बूथ हैं 8, कोई 94, कोई 96। एक बूथ पे तो उन्होंने 100% वोट किया है, यानी पुरुषों का वोट है 448 और 448 वोट पड़ गया। कभी हो सकता है? ये उदाहरण है। इस लोकसभा उपचुनाव के लिए बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र करहल, होगांव, किशनी और मैनपुरी सदर के लिए मतगणना मैनपुरी में होगी। वहीं जसवंत नगर विधानसभा की 483 पोलिंग बूथ की काउंटिंग इटावा के इस कॉलेज में होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 1 बजे तक नतीजे घोषित हो सकते हैं। जो कार्यकर्ताओं को सताया, वोट नहीं डलने दिया, लोगों को परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी जीत होने जा रही है। हम ये सीट कम से कम 203 लाख के बीच में जीतेंगे, क्योंकि हर वर्ग विशेष हमें वोट दिया है, और जब नतीजे आए तो आप देख लेना उस नतीजे। हमें हर जगह से वोट मिला है, और वोट जो है श्रद्धांजलि के रूप में हमारे वोटर ने हमको समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थी डिम्पल यादव जी, उनको दिया है, और देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छी जीत हमारी होगी। अब ये बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम वहाँ ये गली घूम रहे हैं, ये उनसे पूछो उनके जो कितने नेता हैं जो गली गली चक्कर काट रहे हैं। अब सबकी नजर गुरुवार के नतीजों पर टिकी है, जब मैनपुरी उपचुनाव का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में सपा के उम्मीदवार ने अपने ऐलान से सबको चौंका दिया। सपा के प्रत्याशी आसिम राजा ने आज घोषणा कर दी,
अगर इस उपचुनाव में उनकी हार हुई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दावा है कि उनकी हार हुई तो इसकी जिम्मेदारी सीधे पुलिस प्रशासन पर होगी। दावा यह भी है कि उन्हें हराने के लिए यहां साजिश रची गई है, यहां जमकर धांधली की गई और ऐसी हालत में राजनीति में बने रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन नतीजों से पहले यह बयान कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आसिम राजा का संन्यास अल्टीमेटम। रामपुर के अजब चुनाव को लेकर ये गजब बयान है। सपा के उम्मीदवार और रामपुर में आजम खान के सेनापति ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव में हारे तो राजनीति छोड़ देंगे। जालिमाना तरीके से, हिटलरी तरीके से अगर ये सीट छीनती है तो फिर राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं। आप विरोध करेंगे? विरोध मतलब राजनीति छोड़ देंगे? वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। क्या इस पे सोचा जाएगा। सर क्या उम्मीद क्या है? फायदा जब चुनाव ही नहीं है। उपचुनाव के नतीजों में जब कुछ ही घंटे शेष हैं, तो इस बयान ने राजनीतिक तकरार को और तेज कर दिया है। आसिम राजा के सवाल रामपुर में कम वोटिंग को लेकर हैं, उन मतदान केंद्रों को लेकर हैं जहां सिर्फ 8 से 9% वोट पड़े और उन मतदान केंद्रों को लेकर भी जहां रिकॉर्ड वोटिंग हुई। आसिम राजा के नजर में जिन मतदान केंद्रों पर ज्यादा वोटिंग हुई वहां बूथ कैप्चरिंग की गई। कुछ विशेष क्षेत्रों में बूथ कैप्चर किए गए। एक तरफ पोलिंग 6 और 8 और 10 और 12% है, दूसरी तरफ पोलिंग 50, 60, 70 और 80% है। खुली हुई बूथ कैप्चरिंग है। जिला पंचायत के मतदान केंद्र पर शाम को 7 बजे हमने खुद भी बूथ कैप्चरिंग पकड़ी है। एडीएम शाक्य जी वहां मौजूद थे, मौके पर पकड़ी है। आसिम राजा के इन आरोपों पर सपा के दिग्गज और बल दे रहे हैं। सपा विधायक मनोज पांडे मुस्लिम बहुल क्षेत्र के पोलिंग बूथों के नाम गिनवा रहे हैं जहां सबसे कम वोटिंग हुई। उनका सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर कलंदर खां के बाद एक जुल्फकार इंटर कॉलेज है, ये उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। ऐसी कम से कम 150 बूथ हैं। जुल्फकार इंटर कॉलेज, वोट 1125, मतदान 125, लगभग 10%। हाजी नगर, वोट 2221, पोलिंग वोट 225, परसेंटेज 9.7%। हामिद इंटर कॉलेज, वोट 1225, मतदान 113, वोटिंग परसेंटेज 9.7। एक तरफ आसिम राजा के बयान पर तूफान उठ खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है। काउंटिंग के लिए यहां 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना के लिए 80 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 33 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग सेंटर पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम। सुरक्षा पर्याप्त इंतजाम है और मंडी परिसर के अंदर भी और बाहरी क्षेत्रों में भी डिटेल में आपको एसपी साहब बता पाएंगे, और लेकिन पर्याप्त मात्रा में इंतजाम। ठीक है सर। मैनपुरी से लेकर खतौली और रामपुर पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कल वहां समय से पहले ही त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था रहेगी ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व मतगणना स्थल पर न जाने पाए। इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेयास्त्र या अस्त्र शस्त्र लेके न पहुंचने पाए। इसके अतिरिक्त बैरियर्स लगा के प्रॉपर चेकिंग कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर काउंटिंग से पहले माहौल एक बार फिर सरगर्म है। एबीपी गंगा ने आज जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो रालोद और भाजपा दोनों ही खेमे में गर्मजोशी दिखी। दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो जीत का आंकड़ा भी अभी से बताने को बेताब है, लेकिन जब तक ईवीएम से निकले वोटों की गिनती खत्म नहीं हो जाती तब तक सबसे बड़ा सस्पेंस कायम रहेगा। गुरुवार की सुबह राजनीति के किस कैंप में जीत का जश्न लेकर आएगी और कहां दिखेगा हार का सन्नाटा।
इन दो सवालों के बीच खतौली की राजनीतिक जमीन पर दावों का दंगल जारी है। जीत लग रही जी, अच्छी जीत होगी। अच्छा, हाँ भरोसा है इतना? हाँ पूरा भरोसा है, जनता साथ है। अच्छा, जनता साथ है। हाँ लेकिन देखो परसेंटेज तो कम है, लेकिन 40-50 हजार का तो आंकड़ा है ही। अच्छा, इतनी वोटों से। हाँ बस हम भी इसी तरह इंतजार देख रहे हैं, जैसे सब देख रहे हैं कि इंतजार है और मतलब परिणाम अच्छा आएगा, हमें उम्मीद है। अब ये तो देखिए हमारा विषय नहीं है, लेकिन अच्छे मतलब मार्जिन रहेगा। अब अच्छा मार्जिन का मतलब अच्छा है, जो है अच्छा कितना भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। रालोद हो या भाजपा, दोनों को यकीन है कि गुरुवार का दिन उनके खाते में जीत का सवेरा लेकर आएगा। मैं तो देखो कार्यकर्ताओं के भरोसे हूँ। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे नेताओं ने मेहनत की है, जनता ने हमें वोट किया है, विकास के नाम पर वोट किया है, बहन बेटियों के सम्मान के नाम पर वोट किया है, तो जीत निश्चित है। मैं निश्चित हूँ बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत को देखते हुए और क्षेत्र की जनता के रुख को देखते हुए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 10,000 वोटों से ज़्यादा से हमारी जीत होगी। मतलब इतना आंकड़ा आप मान रहे हैं कि इतना? बिल्कुल इतना आंकड़ा, एक एक गांव का एक एक बूथ का आंकड़ा निकाल कर हमने देख लिया। मैं ये आपको कहने लगूँ कि 20,000 से ज़्यादा से जीत होगी, वो मैं नहीं कह सकता जिम्मेदार होने के नाते, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 10,000 प्लस से हमारी जीत होगी। इस बीच मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी स्थल पर बने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम पर सबकी नजर है। गुरुवार को यहीं काउंटिंग होगी। इस वक्त दोनों ही दलों के खेमों में वोट का हिसाब किताब चल रहा है। अपने अपने फॉर्मूले से नतीजे का गणित निकाला जा रहा है। ईवीएम से कल निकलने वाली हकीकत खतौली के सियासी आसमान में छाए संभावनाओं के बादल हटाकर ये तस्वीर साफ कर देगी कि खतौली में मुकद्दर का सिकंदर कौन है। आंकड़ों की बाजीगरी और जातिगत आंकड़ों में उलझी सियासत में किसी का कद और बढ़ जाएगा और किसी का कद घट जाएगा, और यही सोचकर दिग्गजों के माथे पर बल पड़े हैं। यानी राष्ट्रीय लोकदल जीती तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यदि बीजेपी जीत की दहलीज तक पहुंची तो सियासी हवाओं का रुख पलट जाएगा। दरअसल खतौली विधानसभा सीट पर रालोद और भाजपा की जीत हार आने वाले चुनाव में पश्चिमी यूपी की सियासत की दिशा तय करेगी। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर की इस अहम सीट पर उपचुनाव के नतीजे मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी छोटी अवधि पर सियासी पारा आसमान पर है। सपा ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। दावा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे दिन की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन पहले ही सरकार ने सत्र खत्म कर दिया। सपा कह रही है कि योगी सरकार अखिलेश यादव का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया गया। कालखंड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हुए थे, उन बच्चों के लिए हर कमिश्नरी में हम एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने वाले सदस्यों को भी ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है कि सदन चले, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं आपके अनुज्ञा से कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए। शीतकालीन सत्र के दूसरे ही दिन कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा ने सूबे की सियासत में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके आश्रय विपक्ष सरकार को घेर रहा है, चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार जहां हर विषय पे लोकतंत्र की हत्या कर रही है और संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं सदन में जनता के, किसान के, गरीबी के, महंगाई के, कानून व्यवस्था की खराब होने के मुद्दे को विपक्ष न उठा सके और इस पर चर्चा न हो सके, इसके लिए षड्यंत्र करके कल एकाएक सदन को स्थगित कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 3 दिन के लिए आहूत किया गया था। पहले दिन सरकार ने अनुपूरक बजट विधानसभा के पटल पर रखा, दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान कई बिल सरकार की ओर से पेश किए गए। माना जा रहा था कि अगले दिन इस पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्र दूसरे दिन ही खत्म हो गया।
मंगलवार को विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही समापन की ओर थी। घड़ी शाम के 5:33 का इशारा कर रही थी। ठीक इसी वक्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने सत्र को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर फौरन विधानसभा अध्यक्ष ने वोटिंग करवाई और शीतकालीन सत्र की समाप्ति का रास्ता साफ हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, कार्रवाई तो माननीय सब पूरी हो ही गई और मैं समझता हूं कि हमारे सामने वाले सदस्यों को भी ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है कि सदन चले, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं आपकी अनुज्ञा से कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए। यह है कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है तथा सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए। अब सरकार के इसी रुख पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का आरोप है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो। माननीय अखिलेश यादव जी आ गए और इसीलिए उन्होंने हटा लिया कल कि कल अखिलेश यादव जी आएंगे, नेता विपक्ष आएंगे और हमारा बातों का जवाब देंगे और हमको कटघरे में खड़ा कर देंगे, इसलिए आज ही बंद कर दो। तो 2 ही दिन। क्या अखिलेश यादव जी रात में इसीलिए आए थे कि आज सदन की कार्रवाई में आज क्या कल उनके पास कार्यक्रम परसों से था कि 3 दिन सदन चलेगा। एबीपी गंगा ने पूरे मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई सत्र पहले से तय समय से पहले स्थगित किया गया। पहले भी सत्र होते रहे हैं बहुत कम समय के, क्योंकि मैं उस चेयर के ऊपर बैठा हूँ तो इसलिए मैं किसी भी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा कि किसके समय में क्या थे क्या नहीं थे। विधानसभा अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है। छोटे सत्र अधिक चलने चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। विधानसभा में रुचि होनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि ये जो नई विधानसभा 18वीं विधानसभा बनी है इसमें बहुत सारे सदस्यों की रुचि है। बजट सत्र प्राय लंबा चलता है। आने वाले समय में जिस समय बजट सत्र होगा तो मुझे उम्मीद है कि उसमें काफी अच्छी सिटिंग्स होंगी। और उपचुनाव के नतीजों से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। खतौली में चुनाव प्रचार नहीं करने को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुभासपा के अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि रालोद के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन वो खतौली में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। राजभर के मुताबिक अखिलेश रामपुर भी चुनाव प्रचार करने सिर्फ इसलिए गए ताकि कोई ये ना कह सके कि उन्होंने मैनपुरी को छोड़कर कहीं प्रचार नहीं किया और आजम को अकेला छोड़ दिया। जनता भले आपके सामने न बोले, लेकिन बंद कमरे में तो बोलती है। कितना काम किया था, 5 साल के संचालित रह गए। खतौली उपचुनाव को केंद्र बनाकर ओम प्रकाश राजभर ने सियासत की उस नब्ज को दबाया है जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद चुभने वाला है। उपचुनाव के नतीजे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर खतौली में चुनाव प्रचार न करने पर निशाना साधा है। राजभर ने सवाल किया कि अखिलेश यादव को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अखिलेश खतौली विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने क्यों नहीं गए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुद बता रहे हैं कि आपने देखा खतौली में तो खुद गए ही नहीं, कहते हैं गठबंधन हमारा है। तो जब वहाँ नहीं गए तो वहाँ उनके समर्थक यहाँ काहे वोट देंगे जब वो गई नहीं किए। रामपुर गए, वहाँ वो हाल कर दिए कि हमको अंदाजा है कि देश में सबसे ज़्यादा कम वोटिंग विधानसभा में रामपुर में हुई है। दरअसल उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में ही जमे रहे। मैनपुरी के अलावा अखिलेश ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन रालोद के खाते में गई खतौली विधानसभा सीट पर प्रचार करने नहीं गए। जबकि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आजम के साथ जनसभा की। चुनाव प्रचार की इसी तस्वीर को राजभर ने सियासत के आसमान में तान दिया है। तो देश की जनता भी ये कहती कि खाली वही मैनपुरिया क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो छूत छुड़ाने के लिए कि हम रामपुर भी गए थे। तो रामपुर गए तो खतौली क्यों नहीं गए? इसका मतलब कि राष्ट्रीय लोकदल से आपका गठबंधन नहीं है। आपने संदेश क्या दिया? आप रामपुर गए क्योंकि रामपुर आपकी पार्टी कैंडिडेट था, खतौली में राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट था, खतौली जाना चाहिए था। नहीं गए तो नाराजगी वहाँ भी होगी, नाराजगी आपके यहाँ भी होगी, रामपुर में भी होगी कि भाई वहाँ क्यों नहीं गए।
तो ये राजनीति में अपरिपक्वता हम कहते हैं। जो शिवपाल जी बोला करते थे, अखिलेश जी राजनीति में अपरिपक्व हैं। अखिलेश यादव पर अपरिपक्वता का आरोप मढ़ दिया है। अखिलेश यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने जिन सवालों को उठाया है, कुछ वैसे ही सवाल ओपी राजभर पहले भी दागते रहे हैं। बस इस बार ओपी राजभर के सियासी सवालों की भाषा अलग है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात सपा विधायक इरफान सोलंकी की। कानपुर के सीसामऊ से विधायक सोलंकी इस वक्त आगजनी और दूसरे आरोपों में जेल में है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज रखा है। इस बीच उन पर दर्ज मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आज उनके खिलाफ 2 नए मामले दर्ज किए गए। पुलिस का दावा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद शिकायत को सही पाया गया, इसके बाद केस दर्ज किया गया। तो सपा कह रही है कि इरफान सोलंकी को झूठे मामले में फंसाने की साजिश हो रही है। विधानसभा में भी सोलंकी का मामला उठ चुका है। हर बदलता दिन सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए नई मुश्किल लेकर आ रहा है। इरफान सोलंकी पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद इरफान सोलंकी पर 2 और मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला केस रंगदारी मांगने का है, जो कि भाजपा नेता अकील अहमद ने दर्ज करवाया है। दूसरा केस प्लॉट पर कब्जा करने और मारपीट का है। दोनों केस थाना जाजमऊ में दर्ज किए गए हैं। देखिए, ये दोनों मामले ज़मीन पे कब्जा करने, ज़बरदस्ती पैसा मांगने, रंगदारी वसूलने, इस तरह के मामले हैं और जाजमऊ थाने में दोनों दर्ज किए गए हैं। बाकी विवेचना उसकी शुरू हुई है और जैसा भी होगा वो माननीय न्यायालय को हम बता देंगे। इसके अलावा पुलिस से साल 2014 में हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज कांड की दोबारा जांच की मांग की गई है। माना जा रहा है कि पुलिस ये केस दोबारा खोल सकती है। बता दें कि 28 फरवरी 2014 को हैलेट अस्पताल के बाहर झगड़ा हुआ था। जूनियर डॉक्टर और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई थी। इरफान सोलंकी पर उकसाने का आरोप लगा था। जूनियर डॉक्टर ने इरफान के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मामले में उस वक्त इरफान सोलंकी को जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अब पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़नी तय है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का दावा है कि कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में आगजनी और प्लॉट पर जबरन कब्जे के मामले में जेल में बंद इरफान सोलंकी के खिलाफ 13 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें जांच के बाद 2 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया गया है। नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यहाँ पर 0 टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली कानून व्यवस्था है और मोदी जी के शासन में बिल्कुल निष्पक्षता के आधार पर उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कानून अपना काम कर रहा है। इस बीच इरफान सोलंकी के बचाव में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को पार्टी ने सोलंकी के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। हमने लगभग विवेचना पूरी कर ली है और उसमें शामिल सभी अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक की गिरफ्तारी बाकी है। आज प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास है कि आज कल में हम पूरी विवेचना को समाप्त करते हुए हम माननीय न्यायालय को सब कुछ जो हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही है, केस डायरी, उसे हम सौंप दें और इसे हम चार्जशीट कर दें। तो हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब शीतकालीन सत्र समाप्त होने पर सपा सदन के बाहर सरकार को घेर रही है और इरफान सोलंकी को निर्दोष करार दे रही है। कानपुर की घटना इरफान सोलंकी नियमों के विपरीत है या मर्यादाओं के विपरीत है, वो मैं सुनने के लिए तैयार दिया जाए। इरफान सोलंकी जी, आपने नियम 56 में इरफान सोलंकी जी की सूचना नहीं दी। आप कितने संवेदनशील हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपके द्वारा सूचना ही नहीं दी गई। आप कह रहे सुन ले, सुनेंगे तो उसको जिसकी सूचना होगी, जिसकी सूचना नहीं होगी उसको कैसे सुन लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इरफान सोलंकी इसी साल कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4थी बार विधायक चुने गए। वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में एक हैं, लेकिन अब आजम खान की तरह कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी के कसते शिकंजे की। बाहुबली मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को ईडी ने रिमाइंडर नोटिस भेजा है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज करने के लिए ये रिमाइंडर भेजा गया है। पहली बार नोटिस दिए जाने पर अफशा बयान दर्ज कराने ईडी दफ्तर नहीं पहुंची थी। दूसरी नोटिस के बाद अब अगर अफशा ने बयान दर्ज नहीं करवाया तो ईडी उन्हें
गिरफ्तार कर सकती है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी को भेजे गए रिमाइंडर नोटिस का मतलब है कि अगर इस बार ईडी के सामने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची तो सीधे गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजिल रजा को पहले ही ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी समेत परिवार के कई सदस्यों से ईडी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। इस वक्त ईडी की प्रयागराज यूनिट मुख्तार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ईडी ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी को रिमाइंडर का नोटिस जारी किया है। अफशान अंसारी को बयान दर्ज कराने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है। पिछली बार जब ईडी ने नोटिस जारी किया था, समन जारी कर अफशान अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो अफशान अंसारी बयान दर्ज कराने के लिए प्रयागराज के इस दफ्तर में नहीं आई थी। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी कराया था। यही वजह है कि ईडी ने अब रिमाइंडर नोटिस जारी किया है और ईडी के सूत्रों का दावा है कि अगर अफशान अंसारी इस बार भी बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचती हैं तो ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है। ईडी की तरफ से की जा रही सख्ती को लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने जांच एजेंसी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि मैं तो जब भी बुलाया ईडी ने मैं पेश हुआ हूँ और ईडी एक ऐसी संस्था है हमारे देश की कि किसी को बुला देगी वो नहीं पेश होगा, इसकी कहाँ कोई गुंजाइश है। वो खुद भी जहाँ चाहती है पहुँच जाती है, तो ये तो कहना उचित नहीं है। हाँ, ये है कि वो अपनी जांच के सिलसिले से जिसको बुलाते हैं जाना चाहिए। मैं तो गया हूँ और उनके सवालों का जवाब दिया हूँ और आगे के लिए भी ये कहा हूँ कि जब भी कभी ज़रूरत होगी और बुलाया जाएगा तो मैं आऊँगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको भ्रम है तो कोई चीज़ ऐसी आपके जानकारी में है तो आप पूछ लीजिए, मैं उसका समाधान कर देता हूँ। अफजाल की माने तो जांच में ईडी को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अफजाल का आरोप है कि उनके परिवार के खिलाफ तमाम एक्शन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इशारे पर लिए जा रहे हैं। कानून, ये दुनिया का कोई कानून है जो मर जाने वाले व्यक्ति की जांच करेगा? मेरी मां राबिया बेगम के खिलाफ जांच हो रही है। मोदी जी ने कितनी छूट दे रखी है इनको। महिलाओं को नहीं बख्शा गया, बच्चों को नहीं बख्शा गया। हमसे तकलीफ है, हमने चुनाव हरा दिया मनोज सिन्हा को, उनके चहेते थे। एक बार नहीं दो बार हरा दिया, फिर 24 में उनसे साफ का पड़ेगा। जनता फिर फैसला देगी, लेकिन हमसे करिए ना, जांच बेरी करिए। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात निकाय चुनाव की बिसात पर सीएम योगी की प्रबुद्ध गर्जना की। आज सीएम योगी ने शाहजहांपुर और बरेली में प्रबुद्ध जनसम्मेलन को संबोधित किया। शाहजहांपुर को जहां सीएम योगी ने 3018 करोड़ की 87 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो बरेली में 1459 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने शहरों के विकास को लेकर अपने स्मार्ट प्लान का जिक्र किया। इस पर जनता को बड़ा संदेश दिया। पहले शाहजहांपुर और फिर बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी का संदेश दिया और स्मार्ट सुविधाओं का भी। कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। बरेली में सीएम योगी ने 1459 करोड़ की 188 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
फिर बेहतर सुविधाओं और निवेश की बात की। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों की स्पीड को थमने नहीं देना है। तो दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से अपने शहर के अंदर भी अधिक से अधिक निवेश को हम आमंत्रित कर सके। कोई शिक्षा का केंद्र बनाएगा, कोई अच्छा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज बनाएगा, कोई अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएगा। बीते 20 नवंबर से अब तक सीएम योगी कई शहरों का दौरा कर चुके हैं। 20 नवंबर को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का सफर सहारनपुर से शुरू हुआ था, जो शाहजहांपुर के रास्ते आगे बढ़ रहा है। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने 308 करोड़ की 87 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार के इस कदम से शहर के विकास के रास्ते खुलेंगे। सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी कोई उचक्का, कोई अपराधी किसी व्यापारी का किसी व्यापार पर डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके, राह चलते रास्ते से कोई लूटपाट न कर सके और किसी वाहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके लिए हम सीसीटीवी कैमरा जगह जगह जो लगाए गए, इसको आई ट्रिपल से देखेगा कि एक इस चौराहे पर किसी ने अपराध किया और भागने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर पुलिस को घेर कर चुकी होगी और फिर आगे बढ़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक जिन भी शहरों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उन सभी शहरों में नगर निगम की व्यवस्था है। मतलब साफ है कि योगी सरकार की कवायद किस ओर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।